A very good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Till now we have completed meaning of social movement, its type and difference between social change and social movement in this chapter, chapter number 8, social movement. Today we are going to learn about the theories related to the social movement and different kinds of social movement. So let's start with the theories of social movement. There are three types of theories of social movement. First is theory of relative deprivation, second is theory of collective action, and third is theory of resource mobilization. Now first is theory of relative deprivation. This theory is given by Robert K. Morton in 1960. 1960 में रॉबर्ट के मॉर्टन ने दी थी. ठीक है. According to the theory of relative deprivation, social conflict arises when a social group feels that it is worse off than others around it. This theory is emphasis on the psychological factors also, है ना. Now everyone is deprived of something, but every deprivation does not lead to social movement. ये सोशल जो डेप्रीवेशन की थ्योरी है, इसमें ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को फील करते हैं कि वो किसी न किसी चीज से वंचित अपने आप को फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं अगर, तो अगर मैं केवल 10 स्टूडेंट्स को मैं अपना फोन नंबर भी देती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप वो मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं, और उनको मैं ठीक से समझा भी रही हूँ. लेकिन जो अदर 20 स्टूडेंट्स हैं उन पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, मैं कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो वो 20 स्टूडेंट्स जो है उनके मन में क्या होगा, उनके मन में एक गुस्सा आएगा, एक रोष आएगा इस चीज को लेके कि भाई हम भी लोग तो इस क्लास का हिस्सा है, लेकिन मैम इन लोगों को तो ज्यादा फैसिलिटी दे रही है, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं, तो वो नहीं दे पा रही. तो उनके मन में गुस्सा आएगा और वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे और मेरे या फिर टीचर के खिलाफ कोई वो लेंगे, स्टेप लेंगे, है ना. इसी तरीके से जो समाज में, जो सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर सकते हैं. इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि दलित जो कास्ट के लोग हैं, वो है तो वो भी समाज का हिस्सा, लेकिन वो ये फील करते थे उस टाइम पे जब उनको सारी सुविधाएं नहीं थी मिली हुई थी. जैसे कि क्या नहीं थी, उनको टेम्पल में जाने अलाउड नहीं था, उनको जो गांव होते थे, गांव में जो सार्वजनिक कुएं वगैरह होते थे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो अलाउड नहीं था उनके लिए. तो वो उनको मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक साइकोलॉजिकल उनके अंदर ये चीज बैठ गई थी कि ये भाई हम हैं तो समाज का, इसी समाज का हिस्सा, लेकिन हमें ये सब सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं. इस चीज के लिए वो लोग सब साथ में आए और साथ में आके उन्होंने मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, दलित मूवमेंट है ना, वो स्टार्ट किया. और उसका प्रभाव आप देख ही सकते हैं. अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही वो कर दिया गया है, उसके विरुद्ध कानून आ गए हैं ना. So, however, this theory states that when a particular group is deprived by any basic necessity, it will lead to a social movement. जब कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप अपने आप को समाज का वंचित समझ लेता है कि भाई मुझे समाज से अलग रखा जा रहा है, तो वो किस चीज का रूप ले लेता है, फिर एक सोशल मूवमेंट का रूप ले लेता है. The basis of this theory is that the individuals feel unhappy with situation. और क्या करता है, हैज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर विच कन्विंस देम दैट दे आर डिप्राइव्ड. और ये किस चीज का रूप ले लेता है, सोशल मूवमेंट का. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी? दीज आर एवरी डेप्रीवेशन शुड नॉट और विल नॉट लीड टू अ सोशल मूवमेंट. जो हर एक तरीके का डेप्रीवेशन एक सोशल मूवमेंट का रूप नहीं ले सकता. Second is the theory of collective action given by Olson, who states that every individual who is part of a social movement have a self-interest. As soon as their self-interest is fulfilled, they leave the social movement. This theory is given by Mancur Olson in his book The Logic of Collective Action. In his theory, he argues that a person will join a social movement only if she or he will gain something from it.
और दे विल पार्टिसिपेट ओनली इफ द रिस्क आर लेस देन द गेन्स। कि उनका कहना था कि लोग क्यों इस पर कोई भी मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, और जैसे ही उनका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है, दे लीव द मूवमेंट, है ना। The basis of this theory is humans' rational thinking. Why should I be part of social movement if I don't benefit? इस तरह की ये एक तार्किक थिंकिंग पे जो लोगों की होती है उस पर डिपेंड करती है थ्योरी कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, अगर हमें फायदा नहीं हो रहा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वाई शुड आई ज्वाइन इट, है ना। थर्ड इज द थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन. दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैकार्थी एंड जेलेट. They said everyone in a social movement need not have self interest. कोई इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है किसी भी उसके लिए, जो सोशल मूवमेंट होता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो. They said social movement is successful if one is able to mobilize resources. और रिसोर्सेज कौन कौन सी? पीपल, गुड लीडर्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज. अगर हम कोई भी सोशल मूवमेंट शुरू कर रहे हैं तो किस चीज की? सबसे पहले पीपल, लोग ही नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं होगा तो सोशल मूवमेंट क्या होगी? गुड लीडर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी सोशल मूवमेंट, फॉर एनी सोशल मूवमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड लीडर. और इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? किसी को भी मूवमेंट को चलाने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो जरूरी होती हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज से मतलब जैसे मनी की जरूरत है ना. पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए. बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के सोशल मूवमेंट को कैसे आगे कैरी करेंगे आप? इसके लिए एग्जांपल है अन्ना हजारे का 2011 में जो उन्होंने किस चीज के लिए किया था, लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध था उनका. डिड नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट, और उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी उसमें नहीं था. ये एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन उन्होंने चलाया था अन्ना हजारे ने, जिसमें बहुत सारे लोग बाद में इन्वॉल्व हो गए थे. काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हुए थे उसमें. केजरीवाल जी भी वहीं उसमें इन्वॉल्व हुए थे, है ना. थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस. These are the limitations. According to sociologists, people can create resources. They don't have to mobilize them. Sociologists का कहना था people can create resources create कर सकते हैं but don't have mobilize them. A social movement need not depend on existing resources. New identities, new resources, etc. are created. उनके अकॉर्डिंग सोशल मूवमेंट को जो एग्जिस्ट कर रही हैं रिसोर्सेज, उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. न्यू आइडेंटिटी, न्यू रिसोर्सेज को खोजना चाहिए, न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई थी, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, नॉन मनी भी नहीं था लोगों के पास, पॉलिटिकल पावर भी सपोर्ट में नहीं थी, बट जनरेटेड रिसोर्सेज, मैन पावर, गुड लीडर. बट क्या किससे रिसोर्स जनरेट की उन्होंने? मैन पावर से. और गुड लीडर लाइक गांधी जी, सरदार पटेल और भी बहुत सारे लीडर्स थे उनके जिनके पास दे हैव कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, है ना. तो किसी भी मूवमेंट के लिए रिसोर्स को क्रिएट करना ज्यादा वैल्यूएबल होता है या फिर रिसोर्स को मोबिलाइज करने या रिसोर्स को इकट्ठा करने की अपेक्षा. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द ओल्ड मूवमेंट एंड न्यू मूवमेंट. In old movement, most have links with political parties and they were very important. For example, freedom struggle. Old movements were related to the political and economic issues on that time. क्यों जुड़े हुए थे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज से? क्योंकि उस टाइम जो मोस्टली कंट्रीज थे वो किसी और कंट्री के अंडर कंट्रोल होते थे, तो उनका मेन इशू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ही होता था, या फिर अपनी कंट्री को फ्री कराना ही. तो इसी तरीके के मूवमेंट्स उस टाइम पे हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल था. इन न्यू मूवमेंट डू नॉट हैव लिंक्स to political parties may sometimes oppose the practice of government. For example, वर्कर्स मूवमेंट. और इन न्यू मूवमेंट्स में क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज से लिंक होना नीडेड नहीं था, बल्कि अपोज किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज का. जस्ट लाइक हम कह सकते हैं वर्कर मूवमेंट्स. Second is main aim saw the recognition of power relationship. In old movement
is related to the recognition of power relationship. But in new movement, main aim address social issues, no changes in power relationship. It is not related to change in power relationship. It is related to the social issues like unemployment, like woman empowerment, है ना. थर्ड इज यूजुअली टू डू विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. उस टाइम पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, तो उनका मेन इश्यू यही होता था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का. बट इन न्यू मूवमेंट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी. इन सभी एस्पेक्ट्स पे मूवमेंट्स होते हैं न्यू मूवमेंट्स में. इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरल इनइक्वालिटी सभी को लेकर सोशल मूवमेंट्स होते हैं न्यू मूवमेंट्स में. Fourth is usually concerned with the lower or depressed class like women and Dalits, for example, Arya Samaj. Old movement concerned with the lower class, depressed class or women or Dalits, and for example, Arya Samaj. To do, and in new movement to do with all classes and all castes, for example, workers movement, tribal movements. But in new movements, they concerned with all classes. और इनके के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वर्कर मूवमेंट्स हुआ, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट्स हुआ, है ना. नाउ इकोलॉजिकल मूवमेंट, एनी मूवमेंट विच इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल मूवमेंट. एनी मूवमेंट टू डू विद द एनवायरमेंट. इट इज अ न्यू प्रॉब्लम. इट वॉज नॉट देयर इन द पास्ट में नहीं थी. एक जो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये रिसेंट प्रॉब्लम्स ही हैं. Have come up in the past, in the last 2 or 3 decades. And Chipko movement, an example of ecological movement in the Himalayan foothills. It has affected all the aspects of the people. Here we discuss only economic and political aspects. So when contractors from cities come to cut down the trees, the women and children went and hugged the trees. Reason being they were dependent on the forest for their livelihood, grazing, fodder, firewood, food and gathering. Villagers were dependent on the forest for their daily needs and their livelihood, like food for their animals, firewood, food. इन सब चीजों के लिए किस पे डिपेंड थे? फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, और वो नहीं चाहते थे कि पेड़ काटे जाएं. Chipko movement also expressed the dissatisfaction to hill villages against the distant government headquarters in the plains. According to them, they were not concerned about their livelihood. उन्हें कोई मतलब नहीं था पॉलिटिशियंस को कि जो विलेजर्स हैं उनके जीविका किस तरीके से चलेगी अगर पेड़ काट दिए जाएंगे. इसलिए जो विलेजर्स थे वो उनसे अनहैप्पी थे, और उसका क्या वो हुआ, चिपको मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ. It becomes popular. Mass media was important in spreading the news, and people started their own movements in their own states. Chipko movement became popular due to mass media, and people started movement related to the environment in their own states. Class-based movement. In class-based movement, we will study about the peasant movement. Peasant movements have taken place from pre-colonial days. They were movements, but they were not localized, so we did not know about them, as peasants were too scared to form their own movements. They were poor and could not mobilize people. Peasant movements were not localized, or they were disjointed. क्यों? क्योंकि जो पीजेंट थे वो स्केर्ड थे, वो किसी अपनी कोई भी मूवमेंट करने के लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर होते थे, तो कोई भी मूवमेंट करने से या फिर किसी भी तरीके का आंदोलन करने से वो डरते थे प्री कॉलोनियल पीरियड में. पर इन कॉलोनियल पीरियड 19th century सम रिवॉल्ट्स बिकम क्वाइट पॉपुलर. 19th century में कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स हुए जो काफी पॉपुलर हुए. इनमें से बंगाल रिवॉल्ट है जो कि इंडिगो प्लांटेशंस के अगेंस्ट था. Firstly, we will discuss what is Bengal Revolt. The Indigo Rebellion took place in Bengal and was a revolt by the farmers against British.
planters who had forced them to grow indigo under terms that were greatly unfavorable to the farmers. लोगों को इंडिगो प्लांटेशंस के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को, और टर्म्स और कंडीशंस उनकी ऐसी होती थी कि जो ब्रिटिश के ज्यादा फेवर में होती थी और फार्मर्स के फेवर में नहीं होती थी। तो जो फार्मर्स थे इससे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसको बंगाल रिवोल्ट कहा जाता था। और इसमें बाय गांधी जी ड्यूरिंग 1917-1920 व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया हेल्पिंग पीपल। और इस रिवोल्ट में जो फार्मर्स थे उनको गांधी जी का साथ मिला, गांधी जी ने उनका साथ दिया। देयर वर टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स। ये जो पीरियड है इसमें टू और इम्पोर्टेंट पीरियड वो हुए मूवमेंट्स हुए। फर्स्ट इज चंपारण, सेकंड इज बारडो। 20 देयर वर अ लॉट ऑफ रिवॉल्ट्स टू डू विद फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑल इंडिया किसान सभा। After independence, many revolts took places like Telangana movement in West Bengal, farmers movements, workers movements, caste-based movement. They are different from other movements as they were fighting for self-respect and dignity. Caste-based movements are different from other movements because they are fighting for self-respect and dignity. इसमें हम दलित मूवमेंट्स का एक उदाहरण ले सकते हैं, है ना। दे वॉन्टेड टू बी टच्ड। जो दलित पीपल थे वो क्या चाहते थे, दे वॉन्टेड टू बी टच्ड। इट वॉज नॉट ओनली दलित्स फाइटिंग बट ऑल्सो सम ब्राह्मण्स एंड गांधी जी। और इसमें इनके इस दलित मूवमेंट में और दलित तो थे ही इन्वॉल्व, लेकिन कुछ ब्राह्मण्स और गांधी जी भी ने भी उनका साथ दिया था। It was a struggle against discrimination. The concept of untouchability was to be abolished. This is the fight against discrimination. भेदभाव के against fight थी, and they wanted to abolish the untouchability from the society. Untouchability had connections with destiny and pollution purity. ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू किया, जो अपर कास्ट के लोग थे या ब्राह्मण्स थे उन्होंने प्योरिटी और पोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट वो कास्ट सिस्टम में उन्होंने शुरू किया हुआ था कि जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट थी वो सबसे ज्यादा प्योर होती थी और जैसे जो जो नीचे आते जाते थे वो पोल्यूटेड होती जाती थी और सबसे जो नीचे कास्ट आती थी वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कही जाती थी, है ना। Dalit movement took place all over India and each Dalit movement had a different issues, agenda, wages and employment, but they also fought for dignity and self-respect. Dalit movement took place all over the India. पूरे इंडिया में दलित मूवमेंट्स चल रहे थे, but they have different issues and agendas like low wages, unemployment, but उनका जो मेन इशू था वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ही रहा। जिसमें से अब कुछ मूवमेंट्स हैं जिनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। सतनामी मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, माहर मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब। दे ऑल आर दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट कुड बी इग्नोर्ड इन द पास्ट बट नाउ ड्यू टू द मीडिया। दलित मूवमेंट्स को पास्ट में इग्नोर किया लेकिन मीडिया की वजह से अब दलित मूवमेंट को दबाया नहीं जा सकता। Dalit literature became popular because it was poems, dramas, songs, stories and about their lives and sufferings. और जो दलित थे उन्होंने अपनी जो सफरिंग्स थी, अपने ये जो उनके इश्यूज थे उनको ड्रामा में और पोएम्स में निकालना शुरू किया, बताना शुरू किया। उन्होंने अपनी स्टोरीज के थ्रू उनको बताना शुरू किया, इसलिए जो उनके लिटरेचर थे वो काफी पॉपुलर होने लगे। दे लेड टू द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल एंड एम्फेसाइज द फाइटिंग फॉर सेल्फ डिग्निटी by Dalits and to bring about change in all aspects of life. और ये जो उनके मूवमेंट थे इससे धीरे धीरे लोगों का जो माइंडसेट था उसमें चेंज आना शुरू किया और लोगों को पता लगने लगा कि भाई ये लोग जो है अपनी डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं और इससे उनके जो लाइफ थी उसमें धीरे धीरे चेंज आने लगा। रिजर्वेशन आर अ रिजल्ट ऑफ दलित मूवमेंट। और जो दलित मूवमेंट का जो कह सकते हैं कि
क्या इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन लोगों को क्या मिल गया, रिजर्वेशन मिला, जो कि उनकी जिसके वजह से वो जो पिछड़े हुए थे, हम कह सकते हैं कि सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी, और वो पिछड़े हुए थे सोसाइटी में, समाज में, और रिजर्वेशन के थ्रू उनको अपने आप को ग्रो अप करने का मौका मिला. Different type of social movements go in the society. In the last, we can say the social movements arise because individual and social groups seek to change their conditions. Thereby, they change both themselves and society. So, students, this chapter is over now. Jai Hind, bye bye.